ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना टॉपिक जो है आज स्टार्ट करते हैं जी। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को लेकर हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि कम्युनिकेशन के बाद हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करना है। अब जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने उनके जो इनर सेक्शंस होते हैं या इनर जो उसके स्टिमुलस होते हैं उसके साथ छेड़खानी करनी होती है थोड़ी सी। वो छेड़खानी किस हवाले से या किस सेंस में कि वो बंदा जो है काम करने के लिए मोटिवेट हो, काम करने के लिए यानी तैयार रहे। अब यहाँ पे हमने जो बुलेट्स उसके पढ़ने हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है मोटिवेशंस है, उसके बाद कंपेयर और कंट्रास्ट करना है अपने थेरीज का, फिर उसके बाद आपने क्या करना है उसकी कंटेम्प्रेरी थेरीज जो है वो देखनी है, फिर उसके बाद आपने उसके जो करंट इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद द मोटिवेशन विद इनिशियल चैप्टर्स। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन बेसिकली क्या होती है? अब यहाँ पे वो ये कहता है मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन एफर्ट आर energized डायरेक्टेड एंड सस्टेन टुवर्ड अटेनिंग द गोल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एफर्ट्स होती हैं वो क्या की जाती हैं, एनर्जाइज की जाती हैं, ठीक है, ताकि उस बंदे को गोल की तरफ मजीद तर मजीद राग़िब किया जाए। अक्सर औक़ात बेटे आपने ये देखा होगा कि कुछ पुराने ऑफिस के अंदर जो क्लर्क बैठे होते हैं उन क्लर्कों का काम देखें कितना रफ होता है, कितना वो टफ होता है, रफ भी होता है, टफ भी होता है। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि वो लोग जो हैं हर हवाले से काम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है कि वो अपने काम को लेके बड़े मोटिवेटेड होते हैं। देखें, अगर आपने रोड के ऊपर कोई ऐसा स्पॉट लगा दिया है, अब वहां पे बंदे को आपने मोटिवेट करके बिठा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लोगों कि जो इनर स्टिमुलस होते हैं उसको उभारने में आप जो है हुनर रखते हैं या आपके पास स्किल्स मौजूद हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है मिल के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं इस डेफिनेशन के 3 सेक्टर्स हैं या 3 एरियाज़ हैं। एक में एनर्जी है, दूसरे पे डायरेक्शंस है और तीसरे पे परसिस्टेंस है। यानी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, यानी एनर्जी आपने देनी होती है, डायरेक्शन आपने देनी होती है और परसिस्टेंस आपने देनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा मोटिवेशंस को लेके, उसकी कुछ थेरीज हैं, अर्ली थेरीज ऑफ द मोटिवेशन, जिसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सबसे टॉप पे और सबसे पॉपुलर थ्योरी जो है जिसका नाम है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। यानी एक एक थ्योरी आपने ये देखनी है। दूसरा उसके बाद आपने मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई, ये आपने देखनी है। तीसरी आपने थ्योरी जो है वो देखना है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी एंड मैकलैंड्स थ्री नीड थ्योरी। ये बेसिकली 3 से 4 थ्योरीज हैं जो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये समझ लें कि समझने वाली थेरीज हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर भी होते हैं और पेपर में से कोई एक आधी थेरी आने के इसके चांसेस भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, कि मैस्लो ने जो थेरी पेश की थी वो बेसिकली क्या है। अब वो ये कहता है कि हमारी जो नीड्स होती हैं उसकी एक हायरार्की मौजूद होती है उसके अंदर। नीड्स के अंदर हायरार्की कैसे मौजूद होती है? फॉर एग्जांपल कि सब जब हम मतलब हम बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर जो सीनियर एज होती है उसकी तरफ जाते हैं। हर इंसान की नीड जो है वक्त के साथ साथ चेंज हो रही होती है। यहाँ पे जो उसने हायरार्की ऑफ नीड्स को जो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसमें सबसे पहली जो नीड है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में कहता है कि इंसान की जो सबसे पहली जरूरत होती है वो है फूड, खाना, पीना, रहना, सेक्स, अदर फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट्स, ये उसकी इनिशियल स्टेज के अंदर आ जाती है। मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने जब एक नारा लगाया था कि रोटी, कपड़ा और मकान, हम इन बेसिक नीड्स के ऊपर काम करेंगे, तो वो नीड्स स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि स्टिल 2021 में या 21वीं सदी के अंदर हमारी ये वाली जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं? एनीवन? नो सर, अगर कोविड-19 के बारे में देखा जाए तो काफी लोग हैं जिनकी ये नीड्स अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं ड्यू टू लॉकडाउन। कोविड-19 से पहले भी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर मैं इंडिया की एक परसेंटेज उठाता हूँ, तो वहाँ पे डेली एक सर्वे के मुताबिक 20 से 21 करोड़ जो लोग हैं उनको दूसरे वक़्त का खाना नसीब नहीं होता। फिर मैं इंडिया के पास या इंडिया की एग्ज़ाम्पल इसमें कोट क्यों करूँगा? मैं अपने मुल्क की एग्ज़ाम्पल कोट कर लेता हूँ। आप थर वाली साइड पे चले जाएँ, आप सिंध के कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएँ, आप बलूचिस्तान के कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएँ, जहाँ पे लोगों को शेल्टर नसीब नहीं होता। लोग खुले आसमानों तले ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तैयार होते हैं।
मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने कहा जी हम पनाहगाह बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो मुसाफिर आते हैं उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती, बेचारे फुटपाथों पे सो रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी हम पनाहगाह बनाते हैं, वक्ती तौर पे आप रहें, आपको खाना पीना रहने का सारा कुछ मिलेगा, शेल्टर वुल्टर मिलेगा, तो आप फिर जो है एक दिन गुजार के आप अगले दिन अपने काम के लिए चले जाएं। तो ये बेसिकली बात हो रही थी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स के, इंसान की जो इनिशियल नीड्स होती हैं वो ये होती हैं, वो चाहता है कि ये मेरी पूरी हो जाए। जब ये पूरी होती हैं तो दूसरे नंबर पे नीड्स आती हैं, उसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। कहते हैं a person needs for the security and protection from the physical and emotional harm as well as assurance that the physical needs will continue to be met। बेटे जब पहले वाली जो नीड होती हैं जब वो पूरी हो रही होती हैं तो इंसान जो है फिर अपनी अगली नीड्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जिसके अंदर उसके इमोशंस ऐड होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई उसको ऐसे अलकाब के साथ कोई उसको ऐसी बात ना कहे जिससे उसके इमोशंस जो है वो हर्ट हो, डिस्टर्ब हो, और वो जो है इस किस्म की इनसिक्योरिटी से बचना चाह रहा होता है। देखें, जो मांगने वाला होता है यानी जो फेरी वाले होते हैं, जब आपका दिल नहीं कर रहा होता तो आप उसे मना करते हैं, यार तू जा, जानता नहीं, पंजाबी में दो चार उसको सुना भी देते हैं और वो बंदा उस चीज का माइंड नहीं करता। लेकिन अगर वो बंदा जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है और वो आपसे कोई चीज मांगता है, आप मुंह टेढ़ा करके उसको आगे से कोई जवाब देते हैं, तो वो भी आपको आगे से जवाब देगा, कहेगा तुम्हारी ऐसी, मैं मतलब कि तुमने ऐसी बात ये क्यों की, मेरे भी कुछ इमोशंस है भाई, आप जो है यहाँ पे चौधरी बनकर ना बैठे, आप बात जो है सिंपल बताएं। सेफ्टी नीड्स के बाद तीसरे नंबर पे इसमें आता है सोशल नीड्स हैं जी। सोशल नीड्स में वो कहते हैं अ पर्सन्स नीड्स फॉर द अफेक्शंस, बिलोंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। यानी कि सोशल होता है थोड़ा, यानी अगली जो उसकी नीड्स होती हैं वो ये नीड्स हैं कि अगर पहले वाली जो दो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तीसरी नीड इसमें आती है कि सोसाइटी के अंदर जाके लोग उसको चौधरी साहब कहें, लोग उसको मलिक साहब कहें, लोग उसको भट्ट साहब कहें, वो खुशी गमी में लोग उसको बुलाएं, वो वहां पर जाए भी, फिर छोटी छोटी जो मीटिंग्स होती हैं वो भी करे, उसकी बात एक्सेप्ट की जाए, ये भी उसकी नीड होती है। और इसके लिए वो क्या कर रहा होता है, भागदौड़ कर रहा होता है। अक्सर आपने देखा होता है कि कई पुराने रिटायर बाबे होते हैं, हो तो रिटायर हो चुके होते हैं लेकिन उनको सुकून नहीं होता, वो कभी बल्दिया के कामों में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, कभी इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, कभी एक के घर में जाएंगे, वेलफेयर का काम करेंगे, सोसाइटीज बनाएंगे, तो ये भी मुआशरे का एक हिस्सा होता है। ये नीड आती है जी तीसरी नीड। चौथे नंबर पे आता है इसमें स्टीम नीड। कहते हैं अ पर्सन्स नीड फॉर इंटरनल स्टीम फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, autonomy, achievement and external esteem factors such as status, recognition and attention। यानी कि अब स्टीम आ गई है जी। स्टीम वो कहता है कि इसको उसने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ एसोसिएट किया है। यानी इंटरनली एक बंदे की एक नीड होती है कि वो उसकी ऑटोनॉमी, अचीवमेंट्स वगैरह हो, मतलब कि वो चाहता है कि भाई मैं जिस चीज को पाने के लिए उस पर वर्किंग स्टार्ट करूँ वो मुझे मिल भी जाए, मैं उसको अचीव भी कर लूँ, तो मेरी ये नीड पूरी हो जाएगी जी, मुझे सुख का सांस आ जाएगा। और एक्सटर्नली फैक्टर्स में क्या होता है कि उसका एक स्टेटस बने, वो जहाँ से गुजरे लोग उसकी मिसालें दे, लोग जनाब उसको देखें, लोग उससे बात करने के लिए मतलब उसका वेट करें, रिकॉग्नाइज करें उसको, यानी अगर वो किसी महफिल में आ जाता है और वो अटेंशन सीकर हो। अटेंशन सीकिंग जो है बेटे दो तरह की होती है, एक तो ये कि आप शोर शराबा डाल के, रोला शोला डाल के, उल्टी सीधी हरकतें करके आप अटेंशन ले लेते हैं, लोग फिर आपके बारे में तज़किरा करते हैं, जिसको आम जुबान में कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। और दूसरी अटेंशन सीकिंग ये होती है कि आप अपना काम करते हैं, लेकिन वो वाली जो अटेंशन है वो एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द स्टीम नीड के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती हैं। वो ये कहते हैं अ पर्सन्स नीड्स फॉर द ग्रोथ, अचीविंग वंस पोटेंशियल्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड ड्राइव बिकम विच वन इज द कैपेबल फॉर बिकमिंग। यानी कि ये आखिरी एक नीड होती है, यानी पहले वाली अगर चार नीड्स पूरी हो गई हैं तो फिर उसके बाद आपकी आखिरी नीड है, जिसके अंदर वो क्या करता है कि वो ये समझ रहा होता है, वो ये रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि उसकी जो नीड्स थी बेसिकली वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब कि उसे अब जिंदगी में किसी भी चीज की कोई तमन्ना नहीं, किसी भी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं। जब बहादुर शाह जफर को आखिरी दफा वो करने वाले थे उसकी असैसिनेशन, तो उसने फिर यही कह दिया था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो ये वो नीड्स है बेटे, ये कभी भी नीड्स पूरी नहीं होती माँ सवाए अल्लाह के जो वली होते हैं उनको, उनकी यानी ये वो लोग होते हैं। या सिंपल इसकी मिसाल दे दूं, जब एक इंसान अपनी मौत के करीब होता है तो वो ये कह रहा होता है कि यार वो देखो वो आ गए हैं, या वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, दिस एंड दैट, कुछ इस तरह की वो बातें कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इंसान अपनी उस स्टेज की तरफ चला जाता है जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज कहते हैं। और ये हर इंसान की पूरी नहीं होती, यानी हाजिर दौर के अंदर कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि यार मुझे जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया है। कुछ लोगों को कब्र में जाने से पहले कलमा नसीब होना
वो भी जरूरत महसूस कर रहे होते हैं कि यार ये भी मेरी जरूरत है कि मुझे ये नसीब हो, तो वो भी आपकी उस नीड में चला जाता होता है। अगर बेटे वो भी आपको नसीब नहीं हुआ तो फिर भी आप कहते हो यार कुछ चीजें रह गई हैं जो जो मेरी मेरी जिंदगी में वो पूरी नहीं हो सकी या उसको मैं फुलफिल नहीं कर सका। सो दिस वाज द मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि उसकी जो नीड्स हैं उनको उनकी हिरार्की क्या है, या उनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बेटे इसका स्टार्ट में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, उसकी ये 5 नीड्स कैटेगरीज हैं, और लास्ट पे आके आपने क्या करना है, उसका कंक्लूजन पास कर देना है उस क्वेश्चन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या देखा कि मैस्लो थ्योरी जो थी वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर रिलाई करती है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि